हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 4। चलिए, थोड़ा छोटा चैप्टर है ये, इसे हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। ठीक है, आइए शुरू कर रहे हैं इसे हम लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है लास्ट 3 चैप्टर जो है देख चुके होंगे लेक्चर। आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो रहा है कहीं पे भी, बस थोड़ा सा मैं बोल देना चाहता हूँ। आप लोग कुछ भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, या तो फिर यूट्यूब या फिर व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे आके कनेक्ट करके मुझे पर्सनली मैसेज करें। कोई दिक्कत नहीं, नंबर हर क्लास में आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपना पर्सनल नंबर है वो मेरा, आप लोग शेयर कर लीजिए। ठीक है, खुद में। और मेरे साथ कुछ भी दिक्कत हो रहा है किसी भी तरह का, ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। ठीक है, मेरा मानना है और मेरा उम्मीद है कि, और मैं विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस सब्जेक्ट में आए। और मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोग को कि अगर मेरे बातों को आप फॉलो कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बी श्योर कि आप लोग का कभी भी कम नंबर नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस चैप्टर में आज से हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से हम लोग का न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, उसे हम नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, तो 3 तरह का बुक का रेफरेंस लेकर के, तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन को प्रिपेयर किए हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना जाया करते हो, इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि हम लोग हमेशा से जानते आ रहे हैं कि प्रोसेस, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होगा। जैसे अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि क्या बोलते हैं, सब्जी लगाने का प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए सब्जी लगाने का प्रोसेस क्या होता है। सब्जी लगाने का प्रोसेस तो नहीं, पहले पहले तो खेत चाहिए हम लोग को, फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, हल से जोतते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसमें बीन, थोड़ा सिंपल वे में हम बता रहे हैं, काफ़ी प्रोसेस है बीच बीच में। ठीक है, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट करते हैं सब्जी को, सब्जी फिर उगेगा, तब फिर उसको हम लोग तोड़ेंगे, फिर ले जाके मार्केट में सेल करेंगे, फिर आप लोग जाके खरीदेंगे बेचेंगे। ये थोड़ा प्रोसेस हो जाता है हम लोग का। ठीक है, इस प्रोसेस को, उसी तरह अकाउंटिंग का भी कुछ प्रोसेस होता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ का। सब्जी बनाने का एक प्रोसेस होता है, कढ़ाई चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, हर तरह का सब्जी कटा हुआ रहना चाहिए। तब तो ऐसा तो नहीं कि पहले मसाला डाल दे रहे हैं उसके बाद हम कढ़ाई लेकर के आ रहे हैं, आगे में ही डाल दे रहे हैं सब्जी, फिर कढ़ाई बाद में लेकर के आ रहे हैं। एक तरीका होता है हर चीज़ का। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया अकाउंटिंग प्रोसेस करने का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कहाँ से शुरू हो करके कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जा करके ख़त्म होना चाहिए, एंड कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हमेशा से बोलते आ रहे हैं हम कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा इसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन कहने का मतलब हर वो ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग मनी में मेजर कर सकें, मनी में माप सकें, मनी में माप सकें। ठीक है, ऐसा वो ट्रांजेक्शन है जिसे हम लोग मनी में माप ही ना सकें। जैसे कि हम किसी को रोड पार करवा दिए, ठीक है, कहीं जा करके हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, गए मंदिर में जाके कुछ प्रसाद बांट दिए, किसी गरीब लोग को कुछ दे दिए। ठीक है, फ्री में अपना कपड़ा उठाए ले जाके, क्या हम लोग उसको मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं। एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक कर दिया, आंदोलन में बैठा हुआ है सबको एम्प्लॉय लोग, नहीं ये कंपनी खराब है, खराब है, इसको बंद कीजिए, बंद कीजिए, क्या उसको आप लोग पैसे से माप पाइएगा? नहीं। तो वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो हम लोग का, पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन कब कहलाएगा, जब हम लोग उसको मनी में मेजर कर पाएंगे, तब बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस से रिलेटेड है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि उसको मेजर करेंगे कि वो पैसा में उसको माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, वो लेन देन जो हो रहा है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, एंड एंड्स विथ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये प्रॉपर जितना भी वर्ड हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हर एक चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, आइडेंटिफाई करने से, कि ढूंढने से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन को। जैसे ओनली ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आप मालिक हैं, अपना बिजनेस में पैसा लगाएं, अब अपना घर के लिए कुछ खरीद रहे हैं, अपना बच्चे के लिए कुछ खरीद रहे हैं, 10 रुपए की चॉकलेट लेके आ गए, वो ट्रांजेक्शन तो है। ठीक है, मान रहे हैं हम कि वो ट्रांजेक्शन हुआ है, मनी से उसको मेजर कर सकते हैं कि 10 रुपए, लेकिन क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है? आपका आपका अपना बिजनेस से रिलेटेड है? ये तो आपका पर्सनल चीज हो गया, बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल चीज को हमेशा साइड रखना है, बिजनेस के नज़र से देखना है कि हाँ, ये हुआ ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं,
हाँ, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। ट्रांजेक्शन हुआ और उसको मनी में रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रांजेक्शन हो गया, मनी में रिकॉर्ड करना है उसको, ठीक है। उसके बाद दे मस्ट बी सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक कैश मेमो, इनवॉइसेस, चेक्स। तो आप जितना भी सामान खरीदिएगा, कहीं पे सामान खरीदिएगा या बेचिएगा, तो नॉर्मली क्या था, अब नॉर्मल राशन दुकान का हम बात नहीं कर रहे। जैसे हम अपने गाँव में जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो वहाँ पे हमको इनवॉइस नहीं मिलता है कुछ। लेकिन हाँ, प्रॉपर अगर आप दुकान में जा रहे हैं, बढ़िया दुकान में प्रॉपर एकदम जिसका नामकरण किया हुआ है, नेमिंग है, तो वो लोग आजकल मोस्टली दुकान लोग जीएसटी की वजह से वो लोग क्या करते हैं, इनवॉइस आपको इशू करेंगे। तो इनवॉइस से ही सपोर्ट क्या, हम फर्नीचर खरीदें 1 लाख का, तो फर्नीचर हमको मिल रहा, फर्नीचर खरीदें, ठीक है, फर्नीचर खरीदें 1 लाख का, तो आपको ये मिलेगा आपको बिल, ठीक है। वो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ये पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस क्या है, आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल हम आप लोग को उससे बढ़िया आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में खपे। खपे खपे करने का मतलब आप लोग के दिमाग में बस जाए, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं उसको, दिनचर्या वाला जो आप लोग का होता है कि इस तरह का ट्रांजेक्शन हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे, राशन दुकान में लेने गए तो नहीं मिलता है इनवॉइस, तो हर वो चीज़, इसीलिए हम जो है अपना सिंपल वे में आप लोग को एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। फिर है वो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स पर। पहले ये लोग इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वाउचर में, विच मेंशंस विच अकाउंट्स आर टू डेबिट और क्रेडिट। तब हम लोग जैसे फर्नीचर लेकर के आ तो गए, ठीक है, फर्नीचर लेकर के आ गए, इनवॉइस भी है हम लोग के पास, 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जाके रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम लोग वाउचर में जाएंगे। वाउचर में, वाउचर एक क्या है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। आप लोग को याद होगा पिछला 1-2 चैप्टर में हम लोग उसको पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो फर्नीचर है, जिसको हम लोग पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मनी मेजर कर सकते हैं। वाउचर में ले जाकर लिखेंगे कि फर्नीचर का अकाउंट। अगर अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फर्नीचर का अकाउंट, याद रखिएगा ये छोटा छोटा चीज़ जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है अकाउंट, ठीक है। डीआर का मतलब बोलिए, डेबिट, बहुत बढ़िया। और सीआर का मतलब क्रेडिट, ठीक है। डीआर का मतलब डॉक्टर भूल जाना आप लोग, अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे होगा अप टू कैश। बस ये जर्नल एंट्री होता है इस तरह। अभी आप लोग जर्नल एंट्री में भी जाएंगे हम लोग, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ये 2 अकाउंट को हम लोग, एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई करने, वही बोल रहा है कि रिकॉर्डेड ऑन वाउचर पर विच मेंशन, जो कि मेंशन करेगा विच अकाउंट टू डेबिट और विच अकाउंट टू क्रेडिट, किसको अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। दीज आर अरेंज्ड बाय डेट, डेट भी होना चाहिए हाँ इस तारीख को खरीदें। और स्टोर्ड विथ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट करने का मतलब वही, ये इनवॉइसेस, चेक्स, मेमोज जो भी है वो सब हो गया हम लोग का सोर्स डॉक्यूमेंट। अब चलते हैं हम लोग आगे, जैसे रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री ये तो एकदम सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ही है हम लोग का, ठीक है। जैसे कि जर्नल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री करने का मतलब जर्नल एंट्री पे हम लोग को उसको लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोग का हम बार-बार बोल रहे हैं कि जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, अरे यार जर्नल एंट्री क्या होता है, अभी हम अगर राम कहानी बोलने के लिए चले जर्नल एंट्री का, तो 2-4 घंटे तक ये जर्नल एंट्री खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे मेन चैप्टर जो है आप लोग का स्टार्टिंग जो होगा। ये दोनों क्या था फालतू, पहला दोस्त वो तो नॉर्मली हो जाएगा आपका, आइडेंटिफाई कि हाँ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इन्वॉइस नहीं है, ये नोट कर दें। लेकिन जो मेन काम जो शुरू होगा यहाँ से, जर्नल एंट्री से शुरू होगा कि आप लोग क्या करेंगे कि पहले पहले आइडेंटिफाई किया आप लोग ट्रांजेक्शन को, फिर उसको वोचर में राइट डाउन किए, ठीक है। आइडेंटिफाई किए, फिर उसको वोचर में राइट डाउन किए, क्या था, प्रिपरेशन ऑफ वोचर, प्रिपरेशन ऑफ वोचर। अब इसको हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्री होगा यहाँ पे, ठीक है। द बुक्स वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिटेन आर कॉल्ड जर्नल, ठीक है। they are divided into special journals like cash book, purchase book, sales book। नाम से ही पता चल रहा है कि कैश बुक, कैश बुक नाम से पता, कैश जितना भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा कैश बुक में। परचेज बुक, परचेज से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा परचेज बुक में जाएगा। सेल्स से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन होगा सेल्स बुक में जाएगा। ईटीसी फॉर इजियर हैंडलिंग, ठीक है, ताकि हम लोग इजी वे में कुछ भी हमको जानना है, अरे यार कब परचेज किए ज़रा जाके देखो। अब मान लीजिए एक ही चीज़ में हर चीज़ पूरा दुनिया का चीज़ लिखा हुआ है, आप पता कर पाइएगा नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं, एक परचेज का बुक है तो उसको खोलेंगे हम लोग, परचेज बुक, हाँ फटाफट देखो परचेज बुक में ही देखो, ठीक है, इसलिए बोला गया। उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर, आप लोग मालूम होगा और याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जर्नल एंट्री के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है। लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट। ये दोनों को मिला करके आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम पहले ही बताए थे लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में भी है थोड़ा, तो बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। पोस्टिंग टू लेजर, अब लेजर क्या होता है, कैसे होता है पोस्ट,
वहाँ पे कैसे होना चाहिए, ये सब हम लोग धीरे धीरे हर एक चैप्टर, एक एक चैप्टर है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जर्नल एंट्री एक चैप्टर है, लेजर एक चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे तुरंत बता पाना, बस आप लोग अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन को, उसको वाउचर में मेंशन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री में, फिर उसको पोस्टिंग टू लेजर, लेजर में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ, देखिए प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक एक कर करके हम लोग जो है इसको सीखेंगे, बस आपको इतना सा अभी फिलहाल के लिए याद रखना है, ठीक है। बस ये एक ही हम लोग का प्रोसेस है, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये दोनों को मिला के आप 5 बोल दीजिए, या फिर इसको 5 बोलिए, फिर 6 बोलिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया। अब चलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। तो अभी आप लोग जैसे हम बोले कि बेसिस ऑफ अकाउंट, दो तरीका है अकाउंटिंग करने का। दो तरीका में क्या है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ये हो गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कैश बेसिस अकाउंटिंग, और ये अक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो अभी हम लोग किस पे ध्यान देंगे, कैश बेसिस पे। अकाउंटिंग बेसिस आर मेथड्स यूज्ड टू रिकॉर्ड। अब ये क्यों है, पता ही चल रहा है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों अकाउंटिंग क्या है, एक तरीका है, मेथड बता रहा है आप लोग को। कैश बेसिस भी आप फॉलो कर सकते हैं, एक्रूअल बेसिस भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताएं कि नहीं, ये तरीका है, ये सिस्टमेटिक वे है, आइडेंटिफाई करेंगे, प्रिपेयर करेंगे वाउचर, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, दोनों एक ही में आ गया, ठीक है। तो वो तरीका है, लेकिन इस तरीका को फॉलो करने के लिए, ये तो तरीका हो गया था, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप हो, लेकिन मेथड्स क्या है, किस मेथड को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो दो मेथड होता है उसको बनाने के लिए, एक कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप पूरा जीवन भर आप लोग ये पढ़ना, बस ये 2-4 क्वेश्चन के लिए ही आएगा आपका अभी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, यूज टू रिकॉर्ड करने के लिए, एंड कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे भाई जर्नल उसका क्या बोलते हैं, वो जानने के लिए। सिंपल बात है, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है, पहला चैप्टर में इतना सिंपल है, हम लोग समझ चुके हैं। क्यों, इनकम और एक्सपेंस, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ खर्चा हुआ नहीं हुआ, हर चीज़ जानने के लिए, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, तो 2 मेन टाइप्स है, तो हम लोग शुरू करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ओनली एक्चुअल कैश रिसीव्ड और पेड इज रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर इग्नोर्ड, ठीक है। फिर से एक बार हम आप लोग को पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल वे में एकदम नोट्स बना हुआ है। तो ओनली एक्चुअल कैश जो कैश आपके हाथ में आ चुका है, चाहे आ रहा है, रिसीव्ड और पेड, आप दे चुके हैं किसी को, इज रिकॉर्डेड। तो वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश का पेमेंट हुआ है, ठीक है, कैश पेमेंट हुआ है या फिर कैश रिसीव हुआ है। ये उधार वाला जो ट्रांजेक्शन है, उधार वाला ट्रांजेक्शन, उधार है चाहे बकाया है, ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा, सिंपल बात है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर इग्नोर्ड, क्रेडिट करने का मतलब उधारी वाला जो ट्रांजेक्शन है, उधार वाला, आप कहीं से उधार में खरीदें, जैसे कि क्रेडिट सेल्स करने का मतलब उधार में आप किसी को बेचें, और फिर क्रेडिट परचेज, ठीक है, किसी को उधार में सामान खरीदे, तो क्या आप पैसा दिए, नहीं दिए। क्रेडिट में सेल किया तो आपको पैसा मिला, नहीं। नाम से पता चल रहा है क्रेडिट मतलब उधार में सेल कर रहे हैं, पैसा नहीं मिला, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल बात है। उसी तरह क्रेडिट परचेज, आप किसी सामान लेकर के यहाँ बोलेंगे 10-15 दिन बाद देंगे, तो जब देंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। देंगे करने का मतलब क्या, पैसा जब देंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वही चीज को रिकॉर्ड करना है जिसमें आपको या तो पैसा दे चुके हो, पैसा जा चुका है, या तो रिसीव हो चुका है एक्चुअल में। इसमें लेना देना नहीं है कि कब का है नहीं है, जब का भी है हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चाहे वो इस 12 महीना का हो, 24 महीना का हो, 36 महीना का हो, जितना आपका में आया पैसा, हमको नहीं देखना है कि आज का है, इसी साल का है कि नहीं, एक ही साल का तो है कि नहीं। हम जैसे आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो था आप लोग के लिए, अभी उसमें भी आ रहे हैं हम, कि एक साल से रिलेटेड होना चाहिए, इस साल का खर्चा इसी साल का एक्सपेंस से मैच करेंगे, तब तो हम लोग जानेंगे ना कि इस साल का खर्चा कितना हुआ कि नहीं हुआ। वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैश पेमेंट और रिसीव, पैसा गया चाहे आया तभी रिकॉर्ड करेंगे, कि नहीं हम उसके लिए काम तो कर दिए हैं, सर्विस दे दी है, उसको सामान दे दिए हैं, लेकिन अभी पैसा नहीं दिया है, तो चलिए तो इनकम हम लिख लेते हैं इसको, नहीं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप फॉलो कर रहे हैं, दिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए
इफ गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर किसी को उधार में सामान आप बेचें, दे वॉन्ट बी रिकॉर्डेड अंटिल पेमेंट इज रिसीव्ड। जब तक पैसा नहीं आ जाता है रिकॉर्ड नहीं करना है, जब तक पैसा चला नहीं जाता है रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, सिंपल है। अब सिंपल क्यों है, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, नीचे में देख सकते हैं आप, नीचे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लिए हुए हैं। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आपको डिफरेंस और बढ़िया से समझ में आएगा। सिंपल एंड इजी टू यूज, हमको कुछ सोचना ही नहीं है कि इस साल का है कि नहीं है। पैसा आया तो हम कर देंगे प्लस, गया तो माइनस, तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सिंपल है। ठीक है, चलिए सिंपल है। नो नीड फॉर एडजस्टमेंट्स और जजमेंट, वही जो हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर इस साल का खर्चा, जैसे आपको बोलेंगे कि आपका जो है पेमेंट आया है, अगर मान लीजिए आप पेमेंट आया है कितना का, 1 लाख का, आप इसको रिकॉर्ड कर दिए, हाँ 1 लाख कैश रिसीव्ड। ठीक है, 1 लाख। क्या इसमें आप कुछ देखें, अरे इस साल का है कि नहीं है, कोई लेना देना नहीं हमको इस साल का है कि नहीं है, हम रिकॉर्ड करेंगे तो करेंगे, पैसा आ गया रिकॉर्ड कर लिए। हो सकता है आपका इस साल से रिलेटेड आपको 50,000 ही, 50,000 हो। ठीक है, और अगला साल का 50,000, मतलब 50,000 कहने का मतलब क्या कि हो सकता है आपको पेमेंट जो रिसीव हो रहा हो, जिस चीज़ के लिए आप रिसीव कर रहे हो, 50,000 आपका इस साल से रिलेटेड हो। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे तो क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए सर्विस दे रहे हैं, सर्विस किसी चीज़ का दे रहे हैं, ठीक है, कार वॉशिंग सर्विस है, चाहे डॉक्टर लोग दे रहा है, चाहे लॉयर लोग दे रहा है, बोलेगा अरे नहीं आपको तो 50,000 तो इस साल का है, 50,000 अभी क्यों दे रहे हैं, आपको 50,000 अभी मत दीजिए। बोलेगा अरे सर जी क्यों हम बार बार अभी देते रहेंगे, अभी पैसा है हाथ में ले लीजिए, 50,000 तो इस साल भी खर्चा हुआ, 50 साल डॉक्टर बोल दिएगा 50 साल अगला साल भी खर्चा होगा। ठीक है, 1 लाख अभी ले लीजिए, अगला साल हम नहीं दे पाएंगे, अभी पैसा हाथ में ले लीजिए। तो क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या ये इस साल का इनकम है, नहीं, ये तो अगला साल का इनकम है ना, क्योंकि आप इसका सर्विस अगला साल देने वाले हैं, इस साल का तो इनकम नहीं है। इस साल का इनकम आपका क्या है, इससे 50,000 ही है, लेकिन इसको क्या करता है, इग्नोर करता है। इसमें जजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए अभी हम लोग जज किए कि नहीं, इतना किए तो जज किए हम लोग, अरे इस साल का है कि नहीं है तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो नो नीड फॉर एस्टिमेशन और जजमेंट फजमेंट कुछ नहीं करना है। ठीक है, सुटेबल फॉर कैश बेस्ड प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर डॉक्टर, ये किस चीज़ के लिए सही रहता है, डॉक्टर लोग के लिए, लॉयर लोग के लिए। डॉक्टर लोग का पैसा आया तो ठीक, नहीं गया तब ठीक। ठीक है, वो लोग जजमेंट नहीं करते, वो लोग मोटा मोटी इसी मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, अब बताइए, डज नॉट शो ए ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि 1 लाख मिल गया, आपको तो दिख रहा है अरे हाँ 1 लाख का तो इनकम हो गया, लेकिन क्या ये 1 लाख इसी साल का है, नहीं, 50,000 अगला साल का है। 50,000 इस साल का सर्विस है, आपको 50,000 होना चाहिए था आपका इस साल का, ये तो आपको एडवांस मिला हुआ है, इसका सर्विस अभी तक आप दिए नहीं है। इसका इनकम जो प्रॉपरली अगर देखा जाए वो अगला साल होना चाहिए, क्योंकि अगला साल आप सर्विस देंगे, अगला साल वो आपको पैसा मिलना चाहिए था। तो क्या ये ट्रू फिगर बता रहा है, सही फिगर बता रहा है, डज नॉट शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं बताता है आपको, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ये 50,000 आपके लिए क्या होना चाहिए था, ये जो 50,000 बोल रहे हैं कि अगला साल का है, ठीक है, ये इस साल का है, और ये क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए जो है, नेक्स्ट ईयर के लिए जिस अगर आपको कोई सामान पैसा मिल जा रहा, उसका आप सर्विस अभी तक नहीं दिए हैं, तो आपके लिए क्या है, सर का बोझ है, तो लाइबिलिटी क्रिएट होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए और बढ़िया समझ में आएगा हम लोग को, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं इससे में ही बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग आइटम्स, जैसे सैलरी, ठीक है, सैलरी दी है, अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं बहुत बढ़िया सा एकदम, कि सैलरी आप देते हैं हर महीना 1,000 रुपये करके, तो टोटल 12 महीना में आपका कितना जाना चाहिए, 12,000। आप पेमेंट कितना किए हैं टोटल 12 महीना 10,000 किए हैं, तो कैश बेसिस क्या बोलेगा, हमको कोई लेना देना नहीं एस्टिमेशन से, 10,000 गया 10,000 रिकॉर्ड करेंगे, 12,000 हम नहीं करने वाले। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का नहीं मतलब बकाया है, आउटस्टैंडिंग, ये 2,000 को हम रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि 2,000 खर्चा तो है ना भाई आपका इस साल का, भले आप नहीं दिए हैं लेकिन सैलरी तो देना होगा ना आपको, 2,000 आप बकाया करके रखें, उसको इग्नोर कर देता है, ये सिंपल बात। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन बी मैनिपुलेटेड, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है इजिली। ठीक है, नॉट अलाउड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में अलाउड नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ गया, इसलिए हम इसे इतना बढ़िया समझा दे रहे हैं अभी, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन बनाए तो उसमें आप लोग को दिक्कत ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि नो नीड फॉर एस्टिमेशन एंड जजमेंट, इसमें पैसा आया तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया तो रिकॉर्ड कर दिए, नहीं और गया तो रिकॉर्ड कर दिए। उधार है, बकाया है, इसे कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। इनकम एक सिंपल हम लोग कॉलम बनाएंगे रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू जोड़ देंगे और टोटल एक्सपेंस जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू जोड़ दिए, मान लो 10 आया, एक्सपेंस आया 8, तो हम प्रॉफिट बता देंगे 10 - 8 2, बस कहानी खत्म। इसका यही, उसका कोई एस्टिमेशन नहीं लेना है कि पैसा कब का है, ये रेवेन्यू इस साल का है कि नहीं है, एक्सपेंस इस साल का है कि नहीं है। पैसा गया हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आया रिकॉर्ड करेंगे,
इस साल का है कि नहीं है, भाड़ा में जाए उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, एस्टिमेशन नहीं करना है, इसको याद रखना है, एस्टिमेशन नहीं करना है। ठीक है, इजी टू यूज है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए, सेकंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस मेथड इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड when they become due, not when cash is received or paid। इसका जस्ट उल्टा है। अभी जितना चीज़ हम बता रहे थे ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो करेगा। जैसे कि मान लीजिए सैलरी दी, सैलरी आपको देना है 1 महीना 1000 पर मंथ देना है, तो टोटल सैलरी आपको कितना देना चाहिए साल भर में? 12,000। 12,000 तो देना चाहिए। अगर मान लीजिए सैलरी आप दिए हैं, पहला कंडीशन है, पहला केस है कि सैलरी जो है आप कितना दिए हैं साल भर में? 10,000। हम क्या बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग है ये, आउटस्टैंडिंग है ये 2,000 आपका, ये बकाया है। ये क्या है? बकाया है अभी भी। ये खर्चा इसी साल का है आपका 2,000, है कि नहीं? ये खर्चा क्या है? इसी साल का है। वही चीज़ बोल रहे हैं कि इसको भी ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, टोटल सैलरी 1,000 देना था, टोटल सैलरी। अभी केस बेसिस को फॉलो करते थे, क्या करते? 10,000 दिए, 10,000 को रिकॉर्ड करेंगे, 2,000 जाए भाड़ में सोने के लिए। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे बिकम ड्यू। ड्यू तो है ना आपका, पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ, ड्यू तो हो गया, खर्चा हो चुका है आपका इसी साल का खर्चा है 2,000, इसी साल आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, है कि नहीं? ये 2,000 तो इसी साल का खर्चा है ना, जो आप नहीं दिए हैं। 12 महीने का 12,000 देना था, आप 10,000 दिए, तो 2,000 को भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये वही बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे बिकम, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इसका हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। अगर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो इंतजार नहीं करेंगे हम लोग कि नहीं 2,000 तो नहीं दिए हैं तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसी तरह मान लीजिए सेकंड केस है कि ज़्यादा दे दिए हैं, कैश मतलब कैश टू सेकंड केस। ठीक है, कि सैलरी दे दिए हम लोग टोटल 15,000। अरे भाई अब तो 12,000 देना था आपको इस साल का खर्चा। ये पहला केस क्या था कि हम लोग कम दिए थे, 2,000 बाकी था, उसको भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे क्या किए? ज़्यादा दे दिए, कोई वजह से एम्प्लॉय को ज़्यादा देना पड़ गया होगा, बोला होगा अच्छा अगला साल एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, क्या ये आपका 12,000 इसी साल का खर्चा है? नहीं, आपका तो 3,000 नेक्स्ट ईयर के लिए आप पेमेंट कर दिए ना, 3,000, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, ये ड्यू बेसिस पे चलता है। ठीक है, कि पैसा गया है तो रिकॉर्ड करना, कुछ बकाया है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, कुछ मिलने वाला था उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, चाहे एक्स्ट्रा मिल गया है। ये तो खर्चा वाला हम बता दिए आप लोग को। ठीक है, खर्चा करने का मतलब सैलरी क्या अपने लिए करने का मतलब क्या? बिजनेस के लिए क्या है? एक प्रकार से ये खर्चा है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि कुछ रिसीव करने वाले थे आप। ठीक है, क्या रिसीव कर सकते हैं? मान लीजिए आप रेंट रिसीव करने वाले थे, आपका 10 तला बिल्डिंग था, 5 तला में आप अपना बिजनेस चलाते हैं, 5 तला में आप बिजनेस और दूसरा को भाड़ा में देख रखे हैं, तो रेंट आपको मिलेगा। इस नज़र से अगर आप रेंट को देखेंगे आपको मिल रहा है। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रेंट मतलब खर्चा, क्या जिंदगी भर हम लोग रेंट देते ही हैं, दे रहे हैं खर्चा। जी हाँ, खर्चा है, लेकिन ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं जस्ट इनकम का एग्जांपल दे रहे हैं। ये ना लेकर के मान लीजिए किसी वजह से कमीशन हो गया, ठीक है, चाहे रेंट हो गया। मान लीजिए इनकम है, आपको इनकम होने वाला था, हर महीना आपको 1,000 का रेंट मिलता था आपको अपना बिल्डिंग से। समझ में आ रहा होगा? पहला केस 1,000 की जगह हमको 12,000 मिलना चाहिए था टोटल, है कि नहीं? मान लीजिए आपको 10,000 मिला। अरे तो क्या 2,000 जो हमको नहीं मिला उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं, रिकॉर्ड करेंगे। इसी साल का मेरा इनकम होना चाहिए 2,000। उसी तरह अगर 15,000 मिल गया तो क्या 15,000 होना चाहिए था? नहीं, 12,000 होना चाहिए था। 3,000 एक्स्ट्रा मिल गया, 3,000 जो एक्स्ट्रा मिला मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, सर का बोझ है कि 3,000 हमको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया रेंट। अब कोई हमको एक्स्ट्रा दे दिया तो मेरा तो बिल्डिंग में, मेरा जो बिजनेस के ऊपर वो लोग जो बैठा हुआ, ये लोग तो 3 महीना और बैठेगा ही बैठेगा, है कि नहीं? वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग हर चीज़ ड्यू बेसिस पे काम करता है। पैसा आया नहीं आया वो एस्टिमेशन भी करना पड़ रहा है। अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं? इतना लफड़ा करना पड़ रहा है। 15,000 तो 2,000 क्या होगा, 3,000 क्या होगा, वही एस्टिमेशन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो रेंट ऑफ फॉर मार्च ड्यू बट अनपेड, मार्च का जो है रेंट ड्यू है और अनपेड है, पैसा नहीं दिए, फिर भी उसको रिकॉर्ड करेंगे मार्च का एक्सपेंस, क्योंकि वो मार्च का ही खर्चा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोनों का डिफरेंस। देखिए इससे क्या पता चलेगा? ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज ऑन। इस साल का खर्चा अगर हम प्रॉपरली दिखा दिए कि हाँ इस साल का टोटल खर्चा 12,000 है, जिसमें से कि 10,000 हम दे चुके हैं और 2,000 हम नहीं दिए, तब तो दिखेगा ना टोटल 12,000 हम दिखा रहे हैं, तो सही में इसका एग्जैक्ट। उसी तरह अगर इनकम होने वाला था 15,000 का इनकम हो गया है, 12,000 इस साल का है और 3,000 अगला साल का है, तो दोनों हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या दिखा देंगे? लाइबिलिटी में लेके जाएंगे। इस साल का इनकम सिर्फ 12,000 ही दिखेगा। ठीक है,
इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम लोग को हुआ है, तो यही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि इस साल का खर्चा इसी साल का एक्सपेंस से मैच करना है। तो हम इस चीज़ बताए थे, आप लोग याद कीजिए पिछला प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मैचिंग, मैच करना है। मैच करना है क्या, इस साल का खर्चा भले पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, इस साल का इनकम भले पेमेंट रिसीव हुआ हो या नहीं रिसीव हुआ हो, इस साल का खर्चा इसी साल का इनकम से मैच करना है, उसी को बोला जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, चाहे उधार में हो तो उधार में दिखाएंगे कि हाँ उधार में बेचे हैं लेकिन इनकम मेरा इसी साल का। ठीक है, उसी तरह अगर उधार में खर्चा देना था, खर्चा दिए नहीं है, तब भी वो इसी साल का खर्चा है, तो इसी साल हम रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ठीक है, बहुत बढ़िया से आप लोग समझा दिए ये वाला चीज़। चलिए अब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। इतना में अगर आपको समझ में नहीं आया, उम्मीद करते हैं आ तो जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। मैचिंग प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या करता है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये कैश बेसिस फॉलो कर रहा था क्या? नहीं, कैश आया रिकॉर्ड किए, कैश गया रिकॉर्ड किए, कैश आया रिकॉर्ड किए, कैश गया रिकॉर्ड किए। हमको कोई लेना देना ही नहीं था इसमें, इस साल का है कि नहीं, इस साल का उधार तो बाकी नहीं रह गया, अगला साल का तो नहीं दे दिया, वो अगला साल का इनकम तो नहीं था, अगला साल का खर्चा तो नहीं था जो हम आज इसी साल दे दिए। नहीं, इसमें कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, मैचिंग प्रिंसिपल में, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा या फिर एक्सपेंस बोलिए, ठीक है, इसी साल का रेवेन्यू से मैच करना है, मैच करना है। भले वो पेमेंट हुआ नहीं, एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है, पेमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है चाहे पेमेंट है, टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब जैसे देखिए आज के बाद हम कभी लिखते हैं ओएस, ओएस करने का मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग भी है लेकिन खर्चा तो इसी साल का है कि हाँ 10 टोटल 12,000 देना था हमको सैलरी, 10,000 दिए हैं, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग में दिखेगा और 10,000 पेड में दिखेगा, तो टोटल खर्चा तो इसी साल का खर्चा है, तो टोटल खर्चा इस साल का हम कितना दिखाएंगे, 12,000। उसी तरह रेवेन्यू हमको मिलना था, उसी तरह ये अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है क्या कि हम 15,000 दे दिए हैं, तो 3,000 जो हम एक्स्ट्रा दिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड। प्रीपेड पहले ही पेमेंट कर दिए, क्या किए, प्रीपेड, अपना खर्चा हम पहले ही दे दिए, प्रीपेड प्रीपेड। ठीक है, तो इस साल का खर्चा फिर भी इसी साल का खर्चा हम कितना दिखाएंगे, 12,000 ही दिखाएंगे, 15,000 नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अगला साल से रिलेटेड है। ठीक है, रेवेन्यू से मैच करना है। ठीक है, इस साल का खर्चा एक्सपेंस इसी साल का रेवेन्यू से मैच करना, भले पेमेंट हो चाहे नहीं हो, रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हो, एक्स्ट्रा मिला है तो अगला साल, कम मिला है तो इस साल में हम लोग जोड़ेंगे अपना खर्चा। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा आपको ये वाला चीज़। ठीक है, आगे हम उम्मीद करते हैं। कंसिस्टेंट एंड लीगल अंडर कंपनी एक्ट, इसको लीगल माना गया है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर मैचिंग प्रिंसिपल को और बढ़िया समझना आप लोग को, पिछला लेक्चर में जाकर देखिए, वहाँ पे भी हम बहुत बढ़िया समझाए थे। ठीक है, यहाँ पे भी समझाएं, अभी हम शुद्ध हिंदी में लिख के यहाँ पे बताएं आप लोग, और बढ़िया समझ में आएगा। थोड़ा मोड़ा आपका दिमाग में डाउट हो रहा है उसको हम क्वेश्चन बनाएंगे जब, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू कैश बेसिस, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है। उसमें क्या था, सीधा सीधा भकलोल लोल भी बैठ जाएगा, कोई भी गधा बैठ गया, हाँ अरे भाई कैसा है जोड़ दो, कैस गया घटा दो, बस कहानी का। इसमें कैसा है जोड़ दो घटा दो का सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आप देखिए, हाइब्रिड एंड मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा फोन का रिंग बजा होगा, क्षमा कीजिएगा उसके लिए, थोड़ा सा साइलेंट करना भूल गए थे आज। ठीक है, देखिए हाइब्रिड एंड मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये थ्योरी पर्पस के लिए जरूरी है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मिक्स पता चल रहा है, मिक्स दोनों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर देने के बाद क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये चीज भूल गए, इन्वॉल्व्स एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट, इन्वॉल्व करता है, कॉम्प्लेक्स है, कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स तो है ही, जज करना पड़ रहा था आपको। और इन्वॉल्व एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट, एस्टिमेट तो कर रहे थे ना, एस्टिमेट करने का मतलब क्या, अरे इस साल का है कि नहीं खर्चा 15,000, नहीं भाई इस साल का 12,000 होना चाहिए था, 3,000 अगला साल का है, तो वो एस्टिमेट कर रहे थे ना, आप जज कर रहे थे ना, वही चीज़ हम बोलना चाह रहे थे। अब यहाँ पे आता है हाइब्रिड एंड मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हाइब्रिड ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों मेथड का एक है, कैश और एक्रूअल मेथड का मिक्सर है। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा बस इतना कि रेवेन्यू और एसेट्स, जितना भी रेवेन्यू और एसेट होगा आर रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस
कैश बेसिस का नहीं, जितना भी अगर रेवेन्यू हो रहा है, एसेट कुछ परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा बस, ठीक है। while expenses and liabilities are recorded in as on accrual basis। खर्चा अगर दिखा रहे हैं, खर्चा लाइबिलिटीज है, जैसे कि खर्चा दिखा रहे थे हम लोग इस साल का है कि नहीं, इसमें एक्रोल बेसिस फॉलो करना है। एक्रोल बेसिस का नहीं मतलब कि अगर खर्चा है इस साल का तभी रिकॉर्ड करेंगे, भले पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। लेकिन रेवेन्यू केस में क्या करना है, रेवेन्यू केस में रेवेन्यू जब आएगा पैसा तभी, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना। हम लोग का दो ही मेथड है और दो ही मेथड में क्वेश्चन आएगा, बस इतना याद रखना हम लोग को, ठीक है। ये थ्योरी पर्पस के लिए एमसीक्यू में आ सकता है कि रेवेन्यू एंड एसेट के लिए आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस और एक्सपेंस और लाइबिलिटीज जो है रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। द डॉक्टर ऑफन यूज दिस टू क्लेम डिडक्शन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस बट रिकॉर्डेड ओनली इन इनकम। इसका टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, बस याद रखिएगा कि रेवेन्यू और एसेट आर और ए कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज जो है एक्रूअल बेसिस। RAC रेलवे टिकट बुक करते होंगे आप लोग, RAC तो रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, और EL का नहीं मतलब एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। सिंपल है, थ्योरी इतना ही था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। अगला वीडियो में जो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है मेरा, ठीक है। उसको हम लोग बढ़िया से बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को कैश और एक्रूअल बेसिस को हम लोग जल्द से जल्द खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस क्या होता है, नहीं होता है। अगर थोड़ा मोड़ा डाउट रह रहा है 1% 2%, वो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी पूरा क्रिस्टल एकदम क्या बोलते हैं साफ, एकदम पानी हो जाएगा, पानी क्या बोलते हैं, पानी एकदम मक्खन हो जाएगा कि अरे आज के बाद जीवन हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप और आपके घर वाले सब कुछ सुरक्षित होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे, ठीक है, और आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ भी रहिए, मेरी मनोकामना वही है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये समाज की थ्योरी, ठीक है। काफ़ी एफर्ट्स डालना पड़ता है, काफ़ी लोग को आप देख रहे होंगे कि लेक्चर 10 मिनट 15 मिनट में खत्म, नहीं, हम वो नहीं चाहते 10 मिनट 15 मिनट नहीं, जहाँ पे टाइम देना तो देना समझाने में, ठीक है, ताकि इससे न्यूमेरिकल बने, ईजी हो, ठीक है। थोड़ा कभी लंबा लेक्चर चला जाए तो उस पर हेडेक नहीं लेना है। उड़ा के पढ़ाने से क्या हम तुरंत उड़ा देते हैं, हाँ इसको ट्रांजेक्शन है, गोचर है, ये जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस खत्म, लेकिन नहीं, थोड़ा समझाते हुए चल रहे हैं। कैसे एक्रूअल बेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है ना एक्रूअल बेसिस हम बता रहे हैं आप लोगों को, हम काफ़ी इंटरव्यू दे चुके हैं 15-20, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आज भी पूछा जाता है जर्नल एंट्री कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। चलिए उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि आप जिस तरह से अच्छे से समझ पे आए बाकी लोग भी अच्छे से समझ पे आए। चलिए।